नमस्कार। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कलीम अहमद खान, डायरेक्टर स्मार्ट केयर हॉस्पिटल, वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ जो पिछले 25 वर्षों से विभिन्न मनोरोग संबंधी समस्याओं का समाधान अपने पेशेंट्स का करते आए हैं और जिनके पास सिर्फ कानपुर से ही नहीं, यूपी से ही नहीं, पूरे भारत से मरीज आते हैं और दिखाते हैं। सबसे पहले सर हम आपसे जानना चाहेंगे, आप अपने बारे में और अपने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स को बताएं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कलीम अहमद खान पिछले करीब 25 सालों से ज़्यादा से मैं मनोचिकित्सा की प्रैक्टिस यानी कि समाज के अंदर मनोचिकित्सा के रोगियों का इलाज कर रहा हूं। और पिछले 10 सालों से हम लोग एक मल्टी स्पेशलिटी स्मार्ट केयर हॉस्पिटल चुन्नीगंज कानपुर में इस्टेब्लिश है, जहाँ पर इलाज हो रहा है। और ये एक स्पेशल लाइसेंसी हॉस्पिटल है मनोरोग के लिए और साथ में नशा मुक्ति के लिए। और इसके अलावा जो अन्य स्पेशलिटी विभाग होते हैं चिकित्सा के, उन सब के समायोजन के साथ ये अस्पताल पिछले 10 सालों से सर्विसेज दे रहा है। जबकि मैं पिछले करीब 25 से ज़्यादा सालों से समाज की सेवा करने का मुझको जो मौका मिला, मैंने लोगों की सेवा की और मैंने ये अस्पताल जिसकी बहुत कमी थी समाज के अंदर, शहर के अंदर, वो आप लोगों की सेवा में मैंने दिया। मैंने MBBS GSVM मेडिकल कॉलेज से किया, उसके बाद MD मैंने KGMU मेडिकल कॉलेज से 1997 में कंप्लीट करके मैंने कानपुर में प्रैक्टिस शुरू की थी। और तब से मैं आज तक प्राइवेट प्रैक्टिस में काम कर रहा हूँ और लोगों के आशीर्वाद से मैंने इस शहर के लिए एक अस्पताल और अपनी पूरी ज़िंदगी को लोगों की सेवा भाव के लिए लगाया है। आज के पॉडकास्ट का टॉपिक है मानसिक बीमारी। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे मानसिक बीमारी क्या होती है और कितने तरह की होती है, और हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि कोई व्यक्ति मानसिक बीमारी से पीड़ित हो चुका है। मानसिक बीमारी, जैसे ये नाम है कि ये मन की बीमारी है। हमारी जो लाइफ है उसमें दो बड़े इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, तन और मन। मन की बीमारियों को हम लोग मानसिक बीमारियां कहते हैं। अब मन के जो कार्य हैं उनकी परेशानियों को ही मानसिक रोग कहा जाता है, जैसे इंटेलिजेंस, मेमोरी, जजमेंट, थॉट्स, बिहेवियर, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स एंड पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। इनको आम तौर से इनमें जब कोई रोग या परेशानी होती है तो उनको मानसिक रोग कहते हैं। और इनकी बीमारियों को, निदान को मानसिक चिकित्सा में कवर किया जा सकता है। ये जो बीमारियां होती हैं, आम तौर से पहले लोग इसको इतना नहीं समझ पाते थे कि ये मानसिक रोग क्या हैं। लोग तमाम तरीके की बात उसमें करते थे कि दिमाग की बीमारियां हैं, जबकि ये दिमाग का एक अहम हिस्सा है जो हमारा फंक्शनल ब्रेन होता है। जो ब्रेन करने का जो फंक्शंस होता है उसमें जो प्रॉब्लम होती है उसको मानसिक रोग कहते हैं। मानसिक बीमारियां आमतौर से दो तरीके की बड़े बड़े डिवीज़न हैं, जिनको न्यूरोटिक और साइकोटिक इलनेसेस कहते हैं। न्यूरोटिक इलनेसेस वो जिनमें मरीज़ को अपनी बीमारी, अपने लक्षणों, अपने व्यवहार के बारे में ज्ञान होता है। और साइकार्टिक वो बीमारी होती हैं, साइकोटिक बीमारियां वो होती हैं जिनमें मरीजों को इंसाइट नहीं होती है, अपनी बीमारी के बारे में एहसास नहीं होता है। वो कुछ कह रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो कहेंगे कि मुझको कोई बीमारी नहीं है, मुझको कुछ हुआ ही नहीं है। तो ऐसे आम तौर से इन दो ख़ास डिवीज़न किए जाते हैं। और साइकोटिक बीमारियां जैसे सिजोफ्रेनिया, मैनिया, डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स, ये आमतौर से साइकोटिक इलनेसेस में आती हैं। न्यूरोटिक इलनेसेस में डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबियाज, पैनिक्स, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स एंड अदर बिहेवियरल एंड एडजस्टमेंट डिसऑर्डर लाइक कन्वर्जन रिएक्शन, सोमैटाइजेशन, सोमैटिक इलनेसेस, ये उसके दूसरे हिस्से में आते हैं। इन खास मनोरोग की बीमारियां या मानसिक बीमारियां इन्हीं दो में कवर की जाती हैं। इसके अलावा जो अन्य पर्सनालिटी एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स आते हैं या एडिक्शन प्रॉब्लम आती हैं, वो मानसिक रोग में आते हैं। एंड मेमोरी डिस्टर्बेंसेस प्रॉब्लम, वो मनोरोग में खास बीमारियां आती हैं।
और आज से कुछ वर्ष पहले लोग मानसिक बीमारी को बीमारी ही नहीं मानते थे और डॉक्टर हॉस्पिटल के पास जाते नहीं थे, डॉक्टरों की कमी भी थी। क्या ऐसा अब भी है कि मानसिक बीमारी का व्यक्ति डॉक्टर के पास नहीं आना चाहता है या वह अपने को बीमार नहीं समझता है? आपका पहले का और अभी के अनुभव में क्या अंतर है सर? मानसिक रोग हमारे ख्याल से मेडिसिन की सबसे लेटेस्ट मेडिकल साइंस की ब्रांच है, जिसको मेडिकल साइंस ने भी सबसे बाद में पहचाना या जाना। तो इनका इलाज पहले मेडिकल साइंस में नहीं था। ये पिछले 60-70 सालों की खोज है, जिसने लोगों के चेहरे पर मुस्कान, खुशी उनकी ज़िंदगी में लाए। और तब से लोग इसको जान रहे हैं और लगातार अब ये भी जानने लगे हैं कि आज की डेट की सबसे बड़ी बीमारी है। और धीरे धीरे हमारी जो अज्ञानता या इसके बारे में हमारा इग्नोरेंस था, नॉलेज नहीं थी, वो तमाम लेवल से लोग इसको जान के अब इसके ज़्यादा करीब आने लगे हैं। और ये जो हमारा आज की डेट का मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसने भी इसमें काफ़ी हेल्प किया है कि लोगों तक ये बात पहुंच पा रही है कि ये बीमारियां होती हैं। और पहले जब इसका बीमारी का इलाज नहीं था तो लोग तमाम तरीके के इलाज, जैसे झाड़ फूँक कराना, भूत प्रेत बाधा में जाना, और वहाँ पर वो लोग उसके द्वारा इसका इलाज, क्योंकि डॉक्टरों के पास इलाज था नहीं। तो जब से ये आया है तब से लोगों में जागरूकता बढ़ी है, लोग इसका इलाज लेने लगे हैं। लेकिन अभी भी जो डॉक्टरों के पास आने वाले मरीजों की संख्या है वो अभी भी बहुत लिमिटेड है। अभी भी जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली और एक अच्छी ज़िंदगी को पैदा किया जा सके। सर, डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत ही कॉमन हो चुका है, तो प्रारंभिक लक्षण क्या होते हैं डिप्रेशन और एंजाइटी को? हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई व्यक्ति डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हो चुका है? जैसे मैंने अभी बताया कि न्यूरोटिक इलनेसेस, जिसमें मरीज़ अपनी बीमारी के बारे में जानता है, और ये जो डिप्रेशन और एंजाइटी, नो डाउट्स समाज को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाली दो ख़ास बीमारियां हैं। डिप्रेशन यानी कि अवसाद, और एंजाइटी यानी कि चिंता रोग। अब जैसे कि इनके नाम ये बता रहे हैं कि अवसाद यानी कि हमारा मन उसमें उदास रहता है। डिप्रेशन में हमारा मन उदास रहता है, शारीरिक कमजोरियां होती हैं, नींद कम आती है, ज़िंदगी के प्रति नकारात्मक विचार, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, लेजीनेस, वीकनेस और सुइसाइडल या आत्महत्या जैसे ख्याल आते हैं। ये आम तौर से डिप्रेशन के ख़ास लक्षण होते हैं। इनके अलावा और भी कई लक्षण होते हैं, बैक एक होना, बॉडी एक होना, अच्छा ना लगना, निगेटिव चीज़ें ज़िंदगी के प्रति आना। और ये देखा गया है कि करीब 85% डिप्रेशन के मरीजों में एंजाइटी यानी कि चिंता रोग के भी लक्षण होते हैं। लेकिन बीमारी की शुरुआत मानसिक अवसाद या डिप्रेशन के लक्षणों के साथ होती है। और एंजाइटी में जैसे चिंता, अकारण चिंता बनी रहे और लंबे टाइम तक परसिस्ट रहे। चिंता यानी घबराहट, बेचैनी, अच्छा ना लगना, सर दर्द, भारीपन, हाथ पैरों में पसीना आना, चक्कर आना, पेट फूलना, जी मिचलाना, पेशाब जल्दी जल्दी लगना, लैट्रिन जल्दी जल्दी लगना, हाथ पैर ठंडे हो जाना, लगना कि जान निकल जाएगी, हार्ट अटैक हो जाना, ये सब लक्षण एंजाइटी के हैं, जो भी 85% डिप्रेशन के लोगों में होता है। और एंजाइटी के भी जो मरीज़ होते हैं उनमें भी बाद में डिप्रेशन हो जाता है। जब वो इस बीमारी से काबू नहीं कर पाते हैं या खुद मैनेजमेंट कर रहे होते हैं तो उनके अंदर एक मायूसी और उदासी पैदा हो जाती है कि हम लग रहा है इससे बाहर नहीं निकलेंगे, हम ठीक नहीं हो पाएंगे। तो सेकेंडरी डिप्रेशन एंजाइटी के मरीजों में भी हो सकती है। तो इस तरीके से दो बहुत कॉमन बीमारियां जिनके लक्षणों में थोड़ा सा फ़र्क, एक में उदासी और एक में बेचैनी और चिंता, तो इस तरीके से दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं आमतौर से। एंजाइटी और डिप्रेशन का मरीज जब आपको दिखाने आता है, आपके पास आता है, तो आप क्या उसकी कुछ जांचें पहले करते हैं कि उसकी काउंसलिंग करते हैं कि सर उनको एडमिट करने की भी आवश्यकता होती है? कैसे इसको ट्रीटमेंट कैसे आगे बढ़ता है एंजाइटी डिप्रेशन का? आमतौर से जो एंजाइटी और डिप्रेशन के मरीज़ आते हैं, हम लोग सबसे पहले उसमें उसका डिटेल हिस्ट्री इवेल्युएट करते हैं, जो साइकाइट्री या मनोचिकित्सा का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। वो किस प्रॉस्पेक्ट से आया है, किस पर्सनालिटी का मालिक है, उसकी पहले की क्या चीज़ें रही हैं, और उसको क्या क्या लक्षण हैं, उसको कितने लक्षण इफ़ेक्ट कर रहे हैं, उसकी
सीरियसनेस कितनी है, उसके अंदर आत्महत्या के कितने विचार आ रहे हैं, वो अपने काम को कितना कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो इस तरीके से उसके अंदर इन सब चीज़ों का एक इवैल्यूएशन पहले होता है। फिर उन शारीरिक बीमारियों की भी जांच होती है जो इन बीमारियों को पैदा कर सकती है, कि कहीं उसमें ये ना हो जाए कि कोई और उसको बीमारी है और हम लोग सिर्फ डिप्रेशन और एंजाइटी ही मानकर उसका इलाज कर रहे हैं। तो कुछ शारीरिक जांचें हैं, जैसे थायराइड की जांच है, ब्लड शुगर है, कुछ हार्मोनल जांचें हैं, इन सब को भी हम लोग जांच कराते हैं और उसकी बीमारी की ग्रेविटी को देखते हैं कि वो उसकी बीमारी है कितनी, जिससे उसको इलाज जो उसके अप्रोप्रिएट हो वो दिया जा सके। नो डाउट्स कि सभी मरीजों में अस्पताल की नहीं ज़रूरत होती, लेकिन कुछ मरीजों में होती है। जैसे सुसाइडल का पेशेंट है, सुसाइड करना चाह रहा है, अगर उसको घर जाने दिया गया और उसके अंदर रिस्पांस नहीं आया तो सुसाइड कर सकता है, उसकी जान बचानी है। उस कंडीशन में हॉस्पिटलाइजेशन भी इम्पॉर्टेंट होता है। या वो कई जगह से इलाज लेकर आया और उसको जो दवाएं हैं उसको असर नहीं कर रही हैं, तो जो अन्य साधन जैसे ECT है, RTMS है, उन सबको भी दिया जाता है। उन सब की कंडीशन के लिए भी अस्पताल एक सेफ़ जगह होती है जहाँ उसकी जान बचाई जा सकती है। तो इन कंडीशन में ये भी ज़रूरत होती है। कभी कभी जैसे मान लीजिए एंजाइटी का सीरियस मरीज हैं, पैनिक्स हैं, उनका कंट्रोल करना या उनकी डोजेस को सेटल आउट करना, क्योंकि इन मरीजों में सेंसिटिविटी बहुत होती है। अगर उनको एक बार भी ये लगा कि हमें डॉक्टर की दवा नहीं फ़ायदा कर रही है या मुझे उसका रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो बहुत बार वो डॉक्टर से इलाज ही नहीं लेना पसंद करते हैं। और फिर इतने ज़्यादा मनोचिकित्सक इस देश में नहीं है कि उसको जगह जगह मिल जाएँ। तो एक बार भी अगर मरीज़ के साथ फ़ैसला लेने में गलती हो गई डॉक्टर से, तो मरीज़ की तो जान और ज़िंदगी दोनों खतरे में आ जाती है। तो इन सब कंडीशन को ध्यान में रखते हुए उसका इलाज जो भी बेस्ट हो वो उसको एवेल्यूएट करके दिया जाता है। क्या मानसिक बीमारी कमज़ोर लोगों को ज़्यादा होती है? ऐसे बहुत से वीडियोस पे हैं, लोगों के सवाल हैं, क्या कमज़ोर होना या शारीरिक तौर पे स्वस्थ होना भी मानसिक रोगों का कुछ रिलेशन है? जैसे मानसिक रोग कमज़ोर और मोटे होने से नहीं है। मानसिक रोग हमारे मनोस्थितियों पर होती है, मन की हमारी स्थिति कैसे है, हम कितने कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन इनके अलावा भी जो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो आज की डेट में जो हम लोग साइंस के रिसर्च में यहाँ तक पहुँच गए हैं कि मनोचिकित्सा की बीमारियाँ न्यूरोट्रांसमीटर बेस्ड होती हैं। न्यूरॉन के बीच में जो केमिकल मटेरियल मौजूद होते हैं, सीरोटोनिन वगैरह होते हैं, इनकी जो कमी और अधिकता, जो बैलेंस सिस्टम इनका गड़बड़ाता है, उससे होते हैं। तो ये कभी नहीं है कि वो कमज़ोर और दुबला होगा तो उसको ज़्यादा मानसिक रोग। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर वो कोई दूसरे शारीरिक बीमारी से लंबे टाइम तक ग्रसित है, संभावना बढ़ तो उनमें संभावना किसी भी मानसिक रोग के होने की बढ़ जाती है। तो वैसे डिप्रेशन भी उसमें ज़्यादा हो सकता है। वो इतने दिनों से बेचारा इलाज करा रहा है, उसको कहीं आंसर नहीं मिल रहा है, अप्रोप्रिएट नहीं मिल रहा है, तो उसमें डिप्रेशन होने की संभावनाएं बहुत रहती हैं। या कोई ऐसी कंडीशन है बेचारा बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन में है, या इलाज के लिए उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, या वो डॉक्टर के पास अप्रोप्रिएटली नहीं पहुंच पा रहा है, तो उन कंडीशन में भी एंजाइटी होने की संभावनाएं हैं, या अन्य किसी और स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में उससे रहना पड़ रहा है, उनमें भी होता है इस तरीके की प्रॉब्लम। तो ये नहीं है कि कमज़ोर लोगों में ज़्यादा होता है या मोटे लोगों में कम होता है। या हाँ, किसी का भी अगर मानसिक संतुलन या चीज़ें प्रॉपर नहीं हैं, कॉन्फिडेंट नहीं हैं, ज़्यादा लोगों से मिले जुले नहीं हैं, सोशल नहीं हुए हैं, या उनको स्ट्रेस लेने की टेंडेंसी कम है, उन लोगों में बीमारियां होने की संभावनाएं कंपैरेटिवली ज़्यादा होती हैं। और किसी मानसिक रोगी के लिए उसके परिवार एवं उसके मित्रों की क्या भूमिका रहती है उसके इलाज में? हमारे ख्याल से जो मानसिक रोग के इलाज में हमेशा ये इम्पॉर्टेंट होता है कि एक तो वो मरीज़ कितनी बात समझ रहा है और उस टाइम पर कितनी ज़्यादा बीमारी में है, प्लस उसके घर वाले कितने समझदार हैं, वो बीमारियों को कितना समझ पा रहे हैं, जो डॉक्टर के पास से जाने के बाद घर पर मरीज़ के साथ कितने संवेदनशील होते हैं और संवेदनाओं के साथ उस मरीज़ को समझ रहे होते हैं वो, और उसके दोस्त जो उसको तनाव से मुक्त करते हैं या उसको कंसोल करते हैं प्रॉब्लम के टाइम पर कि भाई तुम्हारी प्रॉब्लम को हम लोग सब मिल के हल कर देंगे, या घर वाले उसको इस तरीके के कर रहे हैं। नो डाउट्स कि इन कंडीशन में मरीज़ के ठीक होने की संभावनाएं बेहतर होती हैं। अगर पूरी दुनिया के सिस्टम में देखा जाए तो जिन सोसाइटीज़ में सोशल स्ट्रक्चर बहुत मेंटेन्ड है, जैसे इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्री जहाँ पर अभी भी हम लोग न्यूक्लियर फैमिली की बजाय जॉइंट फैमिलीज़ में रहना पसंद करते हैं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व करना या उनको जल्दी ठीक करने में आसानी होती है।
और जहाँ पर ये सोशल स्ट्रक्चर कमज़ोर है, वीक है, चाहे वो दोस्त हों, फैमिली मेम्बर हों, वहाँ पर ये प्रॉब्लमें ज़्यादा दिनों तक परसिस्ट करती हैं, क्योंकि हम अपनी बात ही नहीं कह पाते हैं, अपनी बात ही नहीं समझा पाते हैं, हम दूसरों से उस तरीके के वही नहीं ले पाते हैं, सारा सिस्टम हम ही मैनेज कर रहे होते हैं, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो। तो उस कंडीशन में देखा जाए कि हमारे ये सोशल जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सोशल रिलेशन होते हैं, सोशल हमारे साथ जो सिस्टम होता है, दोस्त का, रिश्तेदारों का, नातेदारों का, माँ बाप का, घर वालों का, ये बहुत हेल्पफुल होता है मरीजों के साथ। बहुत से लोगों में देखा गया है कि उनके व्यवहार में अचानक परिवर्तन होने लगता है, अचानक गुस्सा आने लगेगा या अचानक वह किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। क्या इसको भी मानसिक रोग ही माना जाता है? और इसके प्रारंभिक शुरुआत में अगर किसी के व्यवहार में बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिखने लगे तो क्या उसको तुरंत ही डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए? देखिए, ये जो अचानक वाली बात है, ये तो हमारे परसेप्शन पर होती है कि हम उसको कब रीड आउट कर रहे हैं। हो सकता है उसको धीरे धीरे आ रही हो, हम उसको उतना गौर ही नहीं कर रहे हो, हम उसकी आदत को मान रहे हो, जैसे आमतौर से समाज में होता है। अरे भाई, हम तो सोचे इनकी आदत होगी इस तरीके की चिड़चिड़ापन करने की। लेकिन कोई भी व्यवहारी, जैसे मैंने बताया कि मानसिक रोग में व्यवहार, विचार, फैसले, इंटेलिजेंस, जजमेंट, बिहेवियर, थॉट्स, इनमें कोई भी बदलाव ऐसा आए जिससे उसको अपने काम करने में मुश्किलें आती हों या दूसरों के काम करने में मुश्किलें पैदा करे, जिससे कि प्रोडक्टिविटी डिस्टर्ब हो। तो जब इतनी चीज़ों में अल्ट्रेशन होता है तब वो मानसिक रोग इलाज के लायक हो जाता है। अगर वो एडजस्टेड है और कोई प्रॉब्लम ना उसको हो रही है ना समाज को हो रही है, तो वहाँ इलाज की ज़रूरत उतनी नहीं होती है। लेकिन हाँ, इतना अगर आक्रोशित है कि खुद ही भी नहीं काम कर पा रहा है, जहाँ कर रहा है वहाँ सारा डिस्टर्बेंस किए दे रहा है, घर में भी नहीं एडजस्ट कर पा रहा है, फैमिली में नहीं एडजस्ट कर पा रहा है, वर्क प्लेस पर नहीं एडजस्ट कर पा रहा है अपनी उन व्यवहारों की वजह से, तो उसको डेफिनेटली मनोचिकित्सा के इलाज की ज़रूरत होती है। और इसमें जितनी जल्दी इलाज ले लिया जाए, वो हमेशा किसी मर्ज़ के लिए है, किसी बीमारी के लिए, कि जितनी जल्दी अगर इलाज ले लिया जाएगा उतनी जल्दी उसकी रिकवरी होगी, उतने ही उसके चांसेस ऑफ फ्री ऑफ इलनेस जो है वो बहुत ज़्यादा होंगे। अब मानसिक रोगी एवं उनके परिवार वालों के मन में ये भ्रम रहता है कि मानसिक रोग होने पर आयुर्वेदिक इलाज कराएं कि होम्योपैथिक इलाज कराएं कि किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, एलोपैथिक ट्रीटमेंट लें। क्या इलाज सर इसमें सबसे बेहतर रहता है? अब भ्रम की स्थितियों से बचने के लिए हमारा जो वीडियो है भ्रांतियाँ और सच्चाई मनोरोग में, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो आप ये समझ पाएँ कि ये मानसिक रोग ही है या कुछ और है, नंबर एक बात। इसके लिए जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे आमतौर से देखा जाए कि जितनी पैथीज़ हैं उनमें जो एलोपैथ है उसने मानसिक रोग को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया है, और उसी के ये अस्पताल या सीरियस टाइप की इलनेसेस को कवर करने के लिए एलोपैथ के डॉक्टरों के पास पहली सुविधा आई है। और इसीलिए हमारे ख्याल से जितनी अन्य पैथीज़ हैं उनमें उतनी स्पेशलिटी मनोचिकित्सा के लिए नहीं है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, जो वायलेंट मरीज़ हैं, जिनको सीरियस इमरजेंसीज़ है, इमीडिएट नीड है, सुसाइड्स हैं, उनमें एलोपैथ के पास सर्विसेज ज़्यादा फास्टर हैं, ज़्यादा आधुनिक हैं, जिनसे उनकी जान को जल्दी बचाया जा सकता है। तो हमारा अपना मानना है कि बजाय इसमें कन्फ्यूज़न होने के, वो तो उसकी अपनी चॉइस है, लेकिन जहाँ तक ज्ञानता की बात है, नॉलेज की बात है, जहाँ पर बड़ा सेंटर है और जहाँ पर ज़्यादा सुविधाएं हैं, जहाँ पर सारी साइंटिफिक पैथीज़ हैं, रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम है, तो वो एलोपैथी है, जहाँ पर कि इन सब चीज़ों का इलाज साधारणतः बहुत आसानी से और बहुत जल्दी लोगों को ठीक करने में होता है। सर, सोशल मीडिया और मानसिक रोगों का आपस में क्या रिश्ता है? हाल के दिनों में सोशल मीडिया में भी, जैसे हमेशा ये तो नहीं कहेंगे कि सोशल मीडिया में हर बात सही और सच्चाई से आ रही है, तो बहुत बार अगर हमारी नॉलेज में कहीं ना कहीं से एक तो कोई ख़राब बात आ रही है, ये भी हमको ख़राब पैदा करती है। दूसरा, सोशल मीडिया को जो हम ओवर यूज़ करते हैं या मिस यूज़ करते हैं, तो वो भी एक बीमारियों को बढ़ावा देने का है आज की डेट में। जैसे हमने कई वीडियो इस पर भी बनाई हैं कि नेट एडिक्शन एक नई प्रॉब्लम है सोशल मीडिया के आने के बाद से। जैसे ट्रेडिंग्स हैं, ये नए ज़माने की नई बीमारियां हैं। हम इंटरनेट एडिक्ट होते जा रहे हैं, हम यूट्यूब एडिक्ट होते जा रहे हैं, प्लस हमारी जो माएँ हैं और उन्होंने अपने कम दिनों के बच्चों को साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल, जबकि रिकमेंडेड है कि वो 7 साल के बाद ही
मोबाइल का प्रयोग करें तो उसको जो पहले यूज़ किया जा रहा है तो उससे हमारे ख्याल से हमारी जो अगली जनरेशन है जिसको जल्दी मोबाइल और सोशल मीडिया यूज़ करने को मिल रहा है वो हमारे लिए काफ़ी आगे के परिणाम घातक भी हो सकते हैं। और आज की डेट में अगर हम अपनी प्रैक्टिस की बात करें तो हमारी प्रैक्टिस में भी करीब करीब हर महीने हर 10-15 दिनों में एक आध बच्चा या बड़ा सोशल मीडिया के दुरुपयोग करते हुए मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल रात भर यूज़ कर रहे हैं और सो नहीं रहे हैं और उसकी वजह से उनको सीरियस स्थिति में अस्पताल में लाना पड़ता है जहां हम लोग उसको उपचार करके सही दिशा दिग्दर्शन करके उसको नॉर्मल ज़िंदगी में लौटाते हैं और दोबारा ओवर यूज़ करने से उसको परहेज के लिए कहते हैं। हमें अपनी दिनचर्या और जीवन शैली में ऐसे क्या बदलाव करने चाहिए जिससे हम मानसिक रोगों से अपने को बचाव कर सकें? हमारे ख्याल से मानसिक रोग ही नहीं, अगर हम लोग पूरे हेल्थ की बात करें, हमको फिट रहने के लिए जो मेन इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं उनमें जो हम अपनी ज़िंदगी में और तमाम गहन अध्ययनों के बाद हमने पाया कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज़ द फर्स्ट स्टेप, जिससे कि हम जल्दी सोएं और जल्दी उठें और अपने मन मस्तिष्क को रेस्ट पूरा दें, रात की 6 से 8 घंटे की नींद पूरी दें। नंबर 2 पर आता है कि रेगुलर आधे घंटे की एक्सरसाइज ज़रूर करें जिससे कि हमारे अंदर जो हार्मोन्स फीलिंग ऑफ वेलबींग के या फिट रहने के जो हैं वो पैदा हों और हमारी बॉडी में चुस्ती तंदुरुस्ती आए और उनका ब्लड फ्लो प्रॉपर हो। नंबर 3 पर हमारी जो बैलेंस डाइट है उसका पूरा उपयोग करें, बैलेंस डाइट का जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन्स का एक निश्चित अनुपातिक मिश्रण हो। जो हम लोग घर पर आमतौर से खाना खाते हैं वो आमतौर से बैलेंस डाइट ही होती है। और नंबर 4 पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज की डेट में हमारी समाज में जो बढ़ती जा रही है वो है नशे की आदत। उससे बहुत दूर रहें क्योंकि नशा कोई भी हो, किसी भी तरीके का हो, वो सबसे पहले हमारे मानसिक को ही ख़राब करता है। हमारा नशे के प्रति लगाव का मतलब हमारे मानसिक फैसला लेने की आदतों में कहीं ना कहीं बदलाव आ गया है जो हम खराबी को भी अच्छाई मान बैठे हैं। तो नंबर 4 पर नशे की लत से दूर रहना। और नंबर 5 पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है मिलना जुलना और हंसना बोलना, यानी कि सोशल इंटरेक्शन। जो आज की डेट में हम लोग बहुत बार ये देखते हैं कि ये ख़राब आदमी, इससे नहीं मिलना, इससे नहीं मिलना, इससे बात नहीं करना, वो ख़राब है, वो अच्छा है, सबसे मिलना है, सबसे मिलना और सबके साथ एडजस्ट करके हमको कैसे रहना ये मालूम होना चाहिए। क्योंकि समाज में हर तरीके के आदमी को आपको मिलना जुलना है, सबसे बात करना है, सबसे काम लेना है, सबसे काम कराना है, सबके लिए काम अच्छा करना है। दिस इज़ द ओनली वे जिससे कि हम मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तौर से जो WHO की डिफिनीशन है उसके हिसाब से स्वस्थ रह सकते हैं। हम सर आपसे जानना चाहते हैं किसी एक ऐसे मरीज की स्टोरी या कहानी जिसको बहुत गंभीर मानसिक समस्या थी और वो आपके पास आया और वो कैसे ठीक हुआ। इस स्टोरी से हमारे व्यूवर्स का हौसला भी बढ़ेगा और जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके अंदर एक शक्ति प्रदान होगी कि हमें मानसिक रोगों से घबराना नहीं है। वैसे तो हमने अपनी ज़िंदगी के इतने लंबे कैरियर में तमाम तरीके के मानसिक रोगों को देखा और उनका इलाज किया, लेकिन जो प्रैक्टिस के शुरुआती दिनों की एक घटना है जो मैं आज तक नहीं भूल पाता हूँ। और भूल इसलिए भी नहीं पाता हूँ कि अगर मैंने टाइम रहते वो फ़ैसला ना लिया होता तो शायद आज वो ज़िंदा नहीं होता है। उसकी माँ, आज की ये स्टोरी होगी करीब ऐसे ही 25 सालों के आसपास। जब हम शुरुआती प्रैक्टिस करने आए थे, हम अपनी क्लिनिक में बैठे हुए थे, एक माँ मेरे पास आई और उसने कहा कि अपने बेटे के बारे में बताया कि ये प्रॉब्लम है, वो ऐसे करता है, वैसे करता है, ये टहलता है, मरने के लिए कहता है, ये करता है। तो उसने मुझसे कहा कि मैं उसको दिखाना चाहती हूँ और वो आज आया नहीं है, यहाँ नहीं आ रहा था, वो मैं ला नहीं पाई। तो मैंने कहा कि जब मैंने उसको पूरा इवेल्युएट किया तो मुझे लगा कि वो तो बहुत ही सुसाइडल रिस्क का पेशेंट है। तो मैंने कहा तुम तुरंत घर जाओ, पहले सबसे पहले देखो कर क्या रहा है। तो पता चला कि जब वो घर गई तो वो फांसी पर लटकने जा रहा था। तो उन लोगों ने तुरंत उसको नीचे किया और उसको मेरे पास लेके आए। और आज इतने साल बाद, मतलब हमारी 25 सालों की प्रैक्टिस के बाद भी
उसको इलाज देने के बाद वो बिल्कुल सामान्य है, उसकी शादी हुई इस लड़के की, उसके बच्चे हैं, उसके बच्चे उसको लेकर आते हैं और वो 1 या 2 गोलियों पर ठीक है, उसने अपना पूरा बिजनेस, पूरा लाइफ कैरियर कंप्लीट किया है और अभी भी वो ट्रीटमेंट पर है और वो ही इज़ एंजॉइंग दी लाइफ। अगर उस जरा से फैसले, उस जरा से डिसीजन अगर वो टाइमली नहीं होता तो मुझे नहीं लगता है कि वो आज इस दुनिया में होता है। जैसे रोज़ तमाम लोग आत्महत्या कर रहे हैं, इन सब को बचाया जा सकता है। शर्त यह है हमारी उसके बारे में जागरूकता हो और हमारे प्रॉम्प्ट एक्शन हो। अगर कोई भी मरीज़ कभी भी ये बात कहता है कि हमको आत्महत्या के विचार आते हैं, हमको आत्महत्या करने का मन करता है, तो हम सभी लोगों को मिलकर उसी दिन उसको मनोचिकित्सक के पास ले जाना चाहिए और उसका इलाज कराना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा हेल्पिंग होगा। क्यों, ये सभी मनोरोग के बीमार मरीज़ अगर इस स्थिति में तब भी ये ठीक किए जा सकते हैं, तो इसका मतलब मनोरोग का कोई मरीज़ जो बिल्कुल लास्ट स्टेज पर भी हो, वो भी ज़िंदगी एंजॉय कर सकता है। सर, शहरों में तो लोग एजुकेटेड होते जा रहे हैं और एक जागरूकता भी फैली है मानसिक रोगों को लेकर, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में मानसिक बीमारी होने पे सबसे पहले जो बड़े बुजुर्ग और गांव के लोग हैं वह तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक के कराने के लिए सुझाव देते हैं। तो इसके लिए आप सर क्या कहना चाहेंगे? हमारे ख्याल से जो झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र, ये शहर के भी समाज में है और जहाँ पर भी जागरूकता नहीं है, वो चाहे शहर हो चाहे देहात हो। अब ऐसा नहीं कि शहर का हर आदमी जागरूक ही है, तमाम लोग ऐसे बंधनों में बंधे हुए हैं, तमाम लोग ऐसे अंधविश्वासों में बंधे हुए हैं। जब उनको इलाज के लिए, वो वैसे सब कामों के लिए वो यंग जनरेशन आगे है, लेकिन इलाज के मामले में वो अपने घर में बूढ़े लोगों से पूछ रहे हैं जो बेचारे सामाजिक तौर से पिछड़ गए हैं। वो बेचारे मोबाइल भी नहीं चला पा रहे हैं, नई नॉलेज भी नहीं गेन कर पा रहे हैं, लेकिन अब घर का ऐसा डिसिप्लिन है कि भाई वो बड़े की बात मान रहे हैं। तो उनका ऐसा मरीज़ मैंने ऐसे देखा था। लेकिन अगर यही जो सोशल मीडिया है, तमाम तरीके के स्कूल नॉलेज, स्कूल के सिस्टम है, हर जगह ये बात मालूम हो कि हम उन आम ऐसे क्या लक्षण हैं जिनको जान करके ये जान जाएं कि इसको मानसिक रोग है और इसको सबसे पहले मानसिक रोग के डॉक्टर के पास ही ले जाएं, बजाय इसके कि वो बेचारे तमाम दौर के बाद ही तमाम अन्य डॉक्टरों और झाड़ फूंक और फलाने ढिमाके के बाद वहाँ पहुँचें। जब तक बीमारी गाढ़ी हो जाए और ज़्यादा हो जाए, उससे पहले वो प्रारंभिक लक्षण मालूम हो जाएं और वो सीधे मनोचिकित्सक के पास पहुँच जाएं। ये जागरूकता तो सभी को मिलकर करनी है, समाज के हर हिस्से को, जो उसमें डॉक्टर भी इन्वॉल्व है, टीचर भी इन्वॉल्व है, वकील भी इन्वॉल्व है, मीडिया भी इन्वॉल्व है, सोशल मीडिया भी इन्वॉल्व है, हर एक आदमी उसमें इन्वॉल्व है। जब वो ये जान ले, क्योंकि 2020 तक दुनिया की सबसे बड़ी मॉर्बिडिटी जो है मानसिक रोग की होने जा रही है। अभी इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ की है, लेकिन 2020 तक जिस तरह आज की डेट में हमारे ख्याल से जितने लोग भी प्रिंट मीडिया में जा रहे हैं या रोज़ उनकी नॉलेज में ये बात आ रही है कि साहब उसने सुसाइड कर लिया, उसने आत्महत्या कर ली, उसने ऐसा कर लिया, उसने उसका मर्डर कर दिया, होमिसाइड कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमाका कर दिया, इन सब के पीछे जो देखा गया है वो मानसिक रोग की बीमारी होती है। ब्रूटल मर्डर कर दिया, जो आमतौर से कई दिनों तक मीडिया की स्टोरी बनी रहती है कि उसने इस तरीके का ब्रूटल मर्डर किया, उसने काट के उसको ऐसे कर दिया, उसने ड्रम के अंदर रख दिया, उसने इस तरीके से सुसाइड कर लिया। इन सब के पीछे आमतौर से ज़्यादातर केसेस में मानसिक रोग होते हैं। अगर ये टाइम से इनका इवैल्यूएशन हो जाए, टाइम से इनको मदद मिल जाए, तो ये इतने ख़राब कृत्यों से समाज बच जाएगा और लोग खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। तो नॉलेज शुड बी स्प्रेडेड, जिसमें कि हर आदमी एक दूसरे आदमी को ये बात बताए कि ये मानसिक रोग होते हैं। इन मानसिक रोगों को ऐसे पहचाना जाता है, जैसे खासकर जो मानसिक रोग होते हैं कि किसी आदमी को नींद ना आना, व्यवहारिक परिवर्तन हो जाना जो आमतौर से नहीं एक्सपेक्टेड होता है, वो कोई आदत नहीं होती है, वो कोई ऐसा व्यवहार नहीं होता है, और ऐसी भी आदत अगर है जो उसको सामाजिक तौर से या उसके कार्य करने में बाधा विघ्न आ रही है या दूसरों के बाधात्मक रूप से आ रही है, कोई ऐसा फैसला जो देखने में गड़बड़ लग रहा है, तो उन सब कंडीशंस को फ़ौरन जज करना चाहिए और उन मानसिक रोग के विकारों की कैटेगरी में ले आकर के उनको सर्च करके और या अपने डॉक्टर को जाकर दिखा करके उसका सही इलाज कराना चाहिए। कोई व्यक्ति जो मानसिक बीमारी की बहुत इनिशियल स्टेज पे है, उसको रात में नींद नहीं आ रही है, चिड़चिड़ापन है, उसकी किसी से बन नहीं रही है, झगड़ा हो रहा है, काम में मन नहीं लग रहा है, ऐसा व्यक्ति सर अगर इनिशियल स्टेज में ही आपके पास आता है, किसी मनोरोग चिकित्सक के पास जाता है,
तो क्या उसकी काउंसलिंग होती है या उसकी दवाइयों का ट्रीटमेंट चलता है? और यदि दवाइयों का ट्रीटमेंट चलता है तो एक इनिशियल स्टेज के मरीज कितने समय में सर ठीक हो सकता है, कितने समय उसकी दवाई चलेगी? इन लक्षणों को सिर्फ इन लक्षणों के आधार पर कोई चीज़ डिसाइड करना एक मुश्किल का पार्ट होता है। उसका हमेशा एक डिटेल एवेल्यूएशन किया जाता है कि वो किस बीमारी से ग्रसित है। आम आदमी की नज़र में वो नींद और चिड़चिड़ाहट, एडजस्ट ना हो पाना उसके लक्षण हैं, लेकिन जब साइकियाट्रिस्ट उसको देखता है तो वो बीमारियों में आकलित करता है कि इसको मैनिया की बीमारी है, इसको सिजोफ्रेनिया की है, इसको एंजाइटी है, इसको डिप्रेशन है, इसको ऑब्सेशन है। तो जो बीमारी होगी उसकी और उसका जो लेवल होगा वो डिसाइड करेगा कि ट्रीटमेंट कैसा होगा और कितने दिनों का होगा। ये डिपेंड्स ऑन दी इलनेसेस। जबकि इन ड्यूरेशन ऑफ इलनेसेस पर हमारी अपनी वीडियो बनी हुई है, उसमें हमने करीब हर मर्ज के बारे में एक डिटेल दिया है कि पहली बार बीमारी हुई है तब कितने दिन चलेगा, दूसरी बार हुई है तब कितने दिन चलेगा। लेकिन इन सब के बावजूद एक जो रूल है वो इम्पॉर्टेंट है कि जितनी जल्दी आप अपना इलाज लेंगे उतनी जल्दी आपको ठीक होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, डॉक्टर के बताए हुए सिस्टम पर ही पूरा इलाज लेना चाहिए। सिर्फ अपने फैसलों पर आधारित कि हमको लग रहा है कि हम सही हो गए, हम बिल्कुल सही हो गए, ये मानसिक रोग में हमेशा एक कन्फ्यूज़न का तरीका रहता है। क्योंकि बहुत बार आपने आधा इलाज लिया, आपने डिसाइड कर लिया हम सही हो गए, बट आपके ठीक हो कहने से और बीमारी की पूरी जड़ से ठीक होने से, जिसको रेमिशंस कहते हैं, वो अगर नहीं हुआ तो आदमी फिर पूरा नहीं ठीक होगा, उसको दोबारा बीमारी होने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी और दोबारा बीमारी होगी तो 3 गुना लंबा इलाज चलेगा। इसलिए जब भी इलाज ले तो अपने डॉक्टर से पूछ के पूर्णतः इलाज ले, पूरा इलाज ले। डॉक्टर से अपने पूछे, कोई इशू नहीं है, डॉक्टर आराम से बात बताएगा, प्यार से बताएगा, नहीं बताएगा तो बाद में बताएगा, या फिर नहीं है उस डॉक्टर से संतुष्टि मिल रही तो दूसरे डॉक्टर से पूछ सकता है, सेकंड ओपिनियन ले सकता है, कोई इशू नहीं। बट ही हैज़ टू टेक ए कंप्लीट ट्रीटमेंट विद द प्रॉपर कंसेंट ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज ऑफ द डॉक्टर। सर, हमने देखा कि स्मार्ट केयर हॉस्पिटल मनोरोग का विशेष लाइसेंसी हॉस्पिटल है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, मनोरोग का विशेष लाइसेंसी हॉस्पिटल होने का क्या मीनिंग निकलता है? जैसे ये मानसिक रोग या मनोरोग एक स्पेशलिटी है मेडिकल साइंस की, और ये कई जगह जैसे हमने बताया कि इसमें जो फैसला लेने का ढंग और इंटेलिजेंस, मेमोरी, जजमेंट पर काम होता है, जिसके यूज़ और मिसयूज़ दोनों समाज में हो सकते हैं। तो एक तो इन मरीजों के साथ एक स्पेशल तरीके का जो व्यवहार है, जो इनके लिए वातावरण है, वो एक पैदा करना, उनके लिए एक स्पेशल टीम तैयार करना। जो मेंटल हेल्थ एक्ट, इंडिया का एक मेंटल हेल्थ एक्ट है, उसके अंतर्गत सारा सिस्टम डेवलप किया जाता है, तब ये लाइसेंस रिसीव होता है। और ये इन मरीजों के लिए स्पेशल होता है कि उनको कैसे रखना है, कि उनके लीगल एस्पेक्ट को कैसे कवर करना है, उनके ह्यूमन राइट्स को कैसे मेंटेन करना है, जो आम अस्पतालों में नहीं होते हैं। क्योंकि इन मरीजों को समझना ही एक आसान काम नहीं है। पता चला वो वायलेंट है, आप दूसरी जगह उसको नहीं मालूम है वायलेंट है, पता चला उसके साथ लोग वायलेंट हो गए। तो यहाँ पर इन मरीजों के साथ पोलाइटनेस, जेंटलनेस, प्यार, मोहब्बत और उनकी रिकवरी की प्रार्थना, उनके साथ मेडिकल सिस्टम को एप्लीकेबल करते हुए उनके लिए अच्छे सुखद लाइफ की कामनाएं करते हुए काम करना, एक तो ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है। दूसरे उनके जो लीगल इश्यूज़ होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के मामले होते हैं, उनके और केयर के मामले होते हैं, उन सब के लिए एक ऑथराइज सिस्टम मेक आउट करना इस हेल्थ एक्ट के अंतर्गत उन्हीं को लाइसेंस मिलता है ये हॉस्पिटल को। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जो शेड्यूल एच में आती हैं, जो नारकोटिक्स मेडिसिन होती हैं, वो किसी और को नहीं मिलती हैं, वो इन्हीं अस्पतालों को मिलती हैं, जिससे इन मरीजों में उनका प्रॉपर लीगल यूज़ किया सके, जिससे उनको उन बीमारियों से बाहर किया सके। ओपियाइड्स होते हैं, उनको इन्हीं अस्पतालों के लाइसेंस पर मिलता है। तो दीज आर द फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि इन मरीजों के लिए जो लाइसेंस होता है वो इन कंडीशंस के लिए मिलता है। तो उसके लिए सीएमओ, उनके बाद यूपी मेंटल हेल्थ अथॉरिटी उसको लीगलाइज करके एक लाइसेंस प्रोवाइड करती है। पिछले कुछ वर्षों से सरकार द्वारा भी विभिन्न जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं मेंटल हेल्थ को लेके, मानसिक रोगों को लेके, और ऐसा ही सर एक प्रयास हम लोगों ने किया कि लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, मानसिक बीमारियों के बारे में
जानकारी दी जाए, उनको जागरूक किया जाए। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं, आपने हमारे व्यूवर्स को जागरूक किया। और अंत में हम चाहेंगे सर आप एक ऐसी राय दें जिससे मानसिक रोगों से हम लोग बचाव कर सकें, अपने को सेव कर सकें। हमारे ख्याल से जो जागरूकता है वो आदमी की जो अंधकारमय ज़िंदगी होती है उसे उजाले में ले जाने के लिए जागरूकता या इंटेलिजेंस या नॉलेज जो है उसमें बहुत सहायक होती है। और ये जो प्रोग्राम है ये हम लोग हमेशा चाहते ये हैं कि, बल्कि हमने बहुत से वीडियो भी इस पर बनाकर लोगों की नॉलेज के लिए बढ़ाने के लिए, और उससे लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। तमाम हमारे जो मरीज़ हैं हमारे यहाँ किसी के भी हैं, तो हमने देखा कि उनके क्वेश्चंस में, उनके बताने के ढंग में बहुत परिवर्तन आ गया। वो उन बातों को गौर फिक्र कर रहे हैं कि हमारे अंदर ये बदलाव है, हमारे अंदर ये चेंज है, हमारे अंदर ये अच्छाई होनी चाहिए, हमारे अंदर ये कमी है। तो ये पहले ये इतनी बातें वो नहीं कर पाते थे, वो बहुत सिंप्लीफाइड वे में होते थे। अब जब से ये सब बातें हुई हैं तो उनमें जागरूकता एक तो बढ़ी है, और ये हम लोग का हमेशा प्रयास रहा है कि इसके लिए हम हमेशा, सिंस माई स्टार्ट ऑफ माई नॉलेज ऑफ दिस फील्ड, मैंने बहुत बार ऐसे प्रोग्राम किए हैं, डॉक्टरों को जागरूक करने के लिए किए हैं, समाज में जागरूक करने के लिए, स्कूलों में हम इस तरीके के प्रोग्राम करते रहे हैं, जिससे लोगों को मालूम पड़े। और वो टाइमली अपना जो टाइम अगर बीमारी में चला गया और वो उस टाइम को कोई लौटा नहीं सकता ज़िंदगी में, तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि उनको टाइम से इलाज मिल जाए, तो उनके वो ख़राब दिन कम से कम अच्छे दिन में बदल जाएं। एक तो ये हमारा जो सबसे बड़ा इसके पीछे जो कारण रहता है कि हम इसके लिए हमेशा एग्री और रेडी रहते हैं कि लोगों को इस बारे में जागरूक किया जाए। नो डाउट सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस पर लगातार तमाम प्रयास कर रही है, क्योंकि एक बड़ा कंसर्न है आज की डेट में समाज में जो बढ़ती हुई आत्महत्याएं, चिंताएं, और उससे हमारे देश का जो प्रोडक्टिविटी होता है, जो हमारे ह्यूमंस का जो प्रोडक्शन होता है वो हैम्पर्ड होता है। अगर हम मानसिक रोग से बीमार हैं, हमारे फैसले उतने अच्छे नहीं होते, हमारी प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं होती, तो उन सबको बदलने में इन सब चीज़ों का बड़ा रोल है। और इन पर तो हमारे ख्याल से सभी लोगों को मिल के काम करना चाहिए, और जिससे कि लोगों को फ़ायदा हो। और जितना भी इंसानी जात को, ह्यूमंस को जितना भी हम लोग अच्छा कर पाएँ, ये हम लोगों की बहुत बड़ी खूबी होगी कि हम लोगों को इसका मौका मिला। हम तो अल्लाह ताला से, मालिक से, उस भगवान से यही हमेशा सोचते हैं मेरी ज़िंदगी का हर पल लोगों के काम आए, और मैं अपनी नॉलेज को जितना स्प्रेड कर पाऊँ वो कर सकूँ। धन्यवाद। तो व्यूअर्स, आगे भी विभिन्न मानसिक रोगों से संबंधित टॉपिक्स पे ये विस्तृत चर्चा एवं पॉडकास्ट डॉक्टर कलीम अहमद खान के साथ आपको निरंतर हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलता रहेगा। और जैसा डॉक्टर कलीम जी ने बताया कि उनके यूट्यूब चैनल में बहुत से वीडियोस पड़े हैं, विभिन्न बीमारियों के पड़े हैं, उनके ट्रीटमेंट्स के पड़े हैं, तो आप यूट्यूब चैनल पर जाके उन वीडियोस को ज़रूर देखें। और जो भी व्यक्ति को ऐसी कोई समस्या है या उनके किसी रिलेटिव को समस्या है, ऐसे वीडियोस को आप लोग शेयर ज़रूर करें जिससे उनकी मदद हो सके। धन्यवाद।